तारीख 23 दिसंबर 1912। पूरा शहर झंडों और रोशनी से सजाया हुआ है। सड़कों पर अनगिनत लोगों की भीड़ है। अपनी ताजपोशी के बाद किंग जॉर्ज पंचम पहली बार भारत आ रहे हैं। भारत के नए नवेले गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग भी साथ होंगे। ब्रिटिश सरकार ने समारोह कलकत्ता के बजाय दिल्ली में रखा है, क्योंकि अब दिल्ली ही नई राजधानी भी होने वाली है। दूसरी वजह यह भी है कि कलकत्ता में खुदीराम बोस जैसे युवा आंदोलनकारी सक्रिय हैं, जो माहौल खराब कर सकते हैं। चांदनी चौक में पंजाब नेशनल बैंक की 3 मंजिला इमारत में हर उम्र के लोग जमा हैं। जुलूस निकलने वाला है और सबसे आगे हाथी पर जॉर्ज पंचम सवार होंगे। उनके इंतजार में बैंक की पहली और तीसरी मंजिल पर पुरुष हैं और दूसरी मंजिल पर सिर्फ महिलाएं हैं। एक कम उम्र की बेहद खूबसूरत महिला दूसरे फ्लोर पर आती है। सभी उसकी खूबसूरती देख रहे हैं। किसी बड़े अमीर घराने की लगती है ये औरत। नाम है लीलावती। कुछ देर बाद अचानक एक बम धमाका हो जाता है। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद वो हाथी जिस पर गवर्नर जनरल और उनके बाकी साथी हैं काबू से बाहर हो जाता है। धमाके से लॉर्ड हार्डिंग भी घायल हो जाते हैं और लीलावती नाम की महिला धमाके से छाई धुंध में न जाने कहां गायब हो जाती है। लीलावती कोई और नहीं, एक 16 साल का निडर लड़का था, स्वतंत्रता सेनानी। उनका नाम था बसंत कुमार बिश्वास और लॉर्ड हार्डिंग पर हुए इस जानलेवा हमले के पीछे मास्टरमाइंड थे 30 साल के रास बिहारी बोस। Brought to you by Kuku FM. Download the app now. नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियां। आज 12 मई है और आज की तारीख का संबंध है भारत के उस क्रांतिकारी से जिसने हिंदुस्तान तो छोड़ा, लेकिन भारत की आज़ादी के लिए उसके समर्पण की कहानी बाद तक भी जारी रही। शुरुआत से पहले आपको बता दें कि तारीख के इस एपिसोड के साझेदार हैं कुकू एफएम ऐप, जो लाए हैं ललन टॉप के दर्शकों के लिए एक खास ऑफर। कुकू एफएम ऐप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने वाले पहले 500 लोगों को मिलेगा 50% का डिस्काउंट। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है LT50 ये कोड। इस ऐप पर आपको जाने माने वर्ल्ड लीडर्स की जीवनियाँ मिल जाएंगी, ढेरों उपन्यास मिल जाएंगे और कई दूसरे तरह की ऑडियो बुक्स भी हैं, बोलने वाली किताबें। याद रखिए, LT50 कोड सिर्फ पहले 500 सब्सक्रिप्शंस पर ही उपलब्ध हो पाएगा, उसी पर लागू होगा। बाकी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक आप देख सकते हैं। अब लौटते हैं किस्से पर। साल 1886 में 25 मई के रोज बंगाल के बर्धमान जिले में रास बिहारी बोस का जन्म हुआ। गांव का नाम था सुबालदह। सिर्फ 3 साल की उम्र रही होगी जब मां चल बसी। मामी ने पाल पोस कर इन्हें बड़ा किया। चंदन नगर से शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद रास बिहारी आगे की पढ़ाई के लिए फ्रांस और फिर जर्मनी गए। लौट कर आए तो साल 1905 में वाइसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, करने ही वाले थे। इसी दौरान रास बिहारी पहली बार क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े। विभाजन के खिलाफ रास बिहारी ने अरबिंदो घोष और जतिन बैनर्जी के साथ मिलकर लोगों को एकजुट करने की कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन इस वक्त तक उनके ताल्लुकात बंगाल के खास क्रांतिकारियों से हो गए थे। युगांतर क्रांतिकारी संगठन, संयुक्त प्रांत और आर्य समाजी क्रांतिकारियों के साथ उठना बैठना रास बिहारी बोस के लिए टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला था। साल 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर हुए जानलेवा हमले ने रास बिहारी के जीवन की दशा और दिशा लेकिन बदल कर रख दी। लॉर्ड हार्डिंग हमले के बाद साल 1914 तक पुलिस को रास बिहारी बोस पर कोई शक नहीं हुआ। होता भी कैसे, सरकारी मुलाजिम थे। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में क्लर्क के पद पर थे। उस वक्त तक कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक ठीक ठाक सरकारी नौकरी करने वाला शख्स ऐसा कुछ बड़ा प्लान कर सकता है। सर माइकल फ्रांसिस ओडवायर, माइकल ओडवायर 1912 से 1919 तक भारत में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे थे। माइकल ओडवायर दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस यानी लॉर्ड हार्डिंग पर हमले के बारे में अपनी किताब इंडिया एज आई न्यू इट अंग्रेजी में है, इसमें लिखते हैं, आंदोलन से जुड़ा हरदयाल, जो कि बाद में अमेरिका से आंदोलन चलाने लगा था और हमले की साजिश करने वालों में प्रमुख बंगाली रास बिहारी बोस, दोनों ही देहरादून के एक सरकारी ऑफिस में क्लर्क थे। इन दोनों ने ही अपने साथ कई और कम उम्र के लड़कों को साजिश में शामिल किया था। लॉर्ड रॉलेट ने लिखा कि रास बिहारी ने ही दीनानाथ, अवध बिहारी और बाल मुकुंद को ट्रेन किया था। साथ ही सरकार विरोधी साहित्य फैलाने और बसंत कुमार विश्वास को बम धमाका करने के लिए उन्होंने तैयार किया था। हम विरोधी साहित्य शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन असल में रॉलेट ने इसे देशद्रोही साहित्य लिखा है अपनी राइटिंग्स में।
रॉलेट कहते हैं, कलकत्ता के राजा बाजार में छपे इस साहित्य में लॉर्ड हार्डिंग पर किए गए हमले का गुणगान कुछ यूं किया गया था कि गीता, वेद और कुरान सभी हमें हमारी मातृभूमि के दुश्मनों को मारने का हुक्म देते हैं, भले ही उनकी जाति, पंथ या रंग कुछ भी हो। हमले में जब सबूत इकट्ठा हुए और मामला चला तो बसंत, बालमुकुंद, अमीरचंद और रास बिहारी सभी दोषी पाए गए। रॉलेट लिखते हैं कि 17 मई 1913 को एक बार फिर बसंत ने लाहौर के लॉरेंस गार्डन में कुछ यूरोपियंस को निशाना बनाकर धमाका करने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ था, सिर्फ एक बदकिस्मत भारतीय की मौत हुई थी। मामले में दीनानाथ सरकारी गवाह बन गए थे, जबकि अमीरचंद और बाकी तीनों को फांसी दे दी गई। लेकिन रास बिहारी बोस को अंग्रेज पकड़ नहीं पाए कभी। करीब 3 साल तक पुलिस रास बिहारी को पकड़ने की कोशिश करती रही और साल 1915 में रास बिहारी बोस हिंदुस्तान छोड़कर जापान चले गए। भेष बदलने में माहिर रास बिहारी बोस। हमने तारीख के एक एपिसोड में आपको नेताजी सुभाष चंद्र बसु के बारे में तफसील से बताया था। वो भेष बदलने में माहिर थे, कई भाषाओं के जानकार थे, बहुत पढ़े लिखे खानदान से आते थे, खुद भी बहुत पढ़े लिखे थे। रास बिहारी बोस भी इस मामले में नेताजी से कम कौशल वाले नहीं थे। बंगाल सरकार के तत्कालीन इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक डॉक्यूमेंट में रास बिहारी बोस की पहचान कुछ इस तरह बताई गई है। रास बिहारी की उम्र करीब 30 साल है, ठीक ठाक लंबा, हट्टा कट्टा और हाल ही में मूछें मुंडाए हैं। एक हाथ की बीच की उंगली किसी दुर्घटना के चलते घायल है, कभी पंजाबी और कभी बंगाली के भेष में रहता है। संभव है कि इस वक्त सन्यासी के भेष में घूम रहा हो। रावलपिंडी, मुल्तान, अंबाला, शिमला, अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, झेलम और लाहौर आता जाता रहता है। सराय, रेलवे स्टेशन, बंगाली मंदिरों, कॉलोनीज और हिंदू शिवालयों में उसे ढूंढा जाना चाहिए। पूरी चौकसी बरतने और अंग्रेजी में जिसे हाइड एंड सीक कहते हैं, उस तरह की भागम भाग के बावजूद भी अंग्रेज रास बिहारी बोस को पकड़ नहीं पाए। रास बिहारी ने दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस सरकार की नाक के नीचे रह के प्लान किया। उस वक्त भारतीयों के लिए ये कुछ ऐसा था जिसने उन्हें बंगाल के क्रांतिकारियों के बीच एक हीरो बना दिया और साथ ही ब्रिटिश सरकार की आंख की किरकिरी भी। रास बिहारी कई भाषाओं में बात कर सकते थे, हुलिये बदलने में माहिर थे। हमले के बाद जिस ट्रेन से रास बिहारी भागे थे उसमें सामने की सीट पर पुलिस कमिश्नर बैठा हुआ था और रास बिहारी न्यूज़पेपर पढ़ते रहे। पुलिस हर जगह ढूंढ रही थी। 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। 1 लाख अर्ली 20th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम। लेकिन रास बिहारी दिल्ली से अमृतसर और फिर लाहौर तक पहुंचे और फिर वहां से अपने गृहनगर चंदन नगर भी गए। इस दौरान रास बिहारी के कई नाम थे, मसलन फतबाबू, सतीश चंद्र, सतीन्द्र चंद्र और चुचेंद्र नाथ दत्ता। पुलिस की खोजबीन में कई बार रास बिहारी बाल बाल बचे भी। एक बार तब जब काशी में उड़ीसा के ब्राह्मण बनकर वो रह रहे थे। पुलिस ने घर को चारों तरफ से घेर लिया, दरवाजा खटखटाया। बाहर निकले तो पुलिस ने पूछा कि क्या रास बिहारी बोस नाम का कोई आदमी यहाँ है। रास बिहारी जो खुद बात कर रहे थे वो जवाब देते हैं कि जी साहब अंदर सो रहा है, उसको बुलाना है क्या। पुलिस ने लेकिन तय किया कि वो खुद अंदर जाएगी। वो अंदर दाखिल हुई और वो उड़िया ब्राह्मण यानी रास बिहारी वहां से निकल गया। इसी तरह एक बार पुलिस को सूचना मिली कि रास बिहारी कलकत्ता के सियालदा पोस्ट ऑफिस में है। जब पुलिस वहां पहुंची तब एक एंग्लो इंडियन के भेष में रास बिहारी सामने ही वायलिन बजा रहे थे। पुलिस ढूंढती रही और चली गई। इसके अलावा रास बिहारी कभी स्वीपर तो कभी अर्थी पर लेटी हुई लाश बनकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकते रहे। साल 1914 के सितंबर महीने तक लगभग पूरी दुनिया विश्व युद्ध की चपेट में आ चुकी थी। इंग्लैंड और जर्मनी एक दूसरे के सामने थे। भारत और भारत के बाहर तमाम क्रांतिकारी इस मौके का फायदा उठाना चाहते थे। रास बिहारी भी जर्मन्स की मदद से ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत करना चाहते थे। रास बिहारी ने बंगाल और देश के बाकी हिस्सों में 21 फरवरी 1915 को बगावत की तारीख तय की थी। सूफी अंबा प्रसाद, अजीत सिंह और राजा महेंद्र प्रताप क्रांतिकारियों के साथ अपने दस्ते के साथ काबुल से भारत की तरफ बढ़ने वाले थे। बैरक्स में सैनिकों के बीच भी विद्रोह का समय और तरीका और योजना सब तय किया जा चुका था। ये जिम्मा क्रांतिकारी करतार सिंह और पिंगले का था। फाइनल सिग्नल लाहौर से आना था। माइकल ओडवायर लिखते हैं, रास बिहारी और एक मराठी ब्राह्मण पिंगले ने गदर पार्टी की क्रांतिकारी गतिविधियों की पूरी योजना बना ली थी। रास बिहारी ने अपना हेडक्वार्टर अमृतसर में बना रखा था। रास बिहारी उत्तर भारत के सैनिकों, खास तौर पर राजपूतों और सिखों का समर्थन भी हासिल करना चाहते थे।
जनवरी और फरवरी में उनके दूत सैनिकों के बीच सक्रिय हुए थे, उन्हें भड़काने में सफल भी हो रहे थे। हमें जानकारी मिली कि 21 फरवरी की रात को विद्रोह की योजना है। सैनिक विद्रोह करते, अपने ब्रिटिश अधिकारियों को मार देते और बाहर तैयार बैठे गदर पार्टी के लोगों के साथ मिलकर हथियार, गोला बारूद पर कब्जा कर लेते। रेवोल्यूशन की ही तैयारी थी, लेकिन ये योजना सफल नहीं हो पाई। विद्रोह की योजना का पूरा कच्चा चिट्ठा अंग्रेजों के सामने लग गया, उनके हाथ पड़ गया। विद्रोह करने जा रहे सैनिकों में ही तमाम ऐसे थे जो अंग्रेजों तक सारी जानकारी पहुंचा रहे थे। ओडवायर कहते हैं कि मेरे एस्कॉर्ट में 12 सिपाही थे जो विद्रोह करने वाले थे। मुझे उन्हें हटाने के लिए कहा गया, लेकिन ऐसा करने से वो समझ जाते कि हमें उनकी योजना का पता चल गया है। इसीलिए मैंने आखिर समय तक इन्हें अपने एस्कॉर्ट से नहीं हटाया। क्रांतिकारियों से गद्दारी करने वालों में 2 नाम खास हैं, एक कृपाल सिंह का और दूसरा नवाब खान का। ब्रिटिश सरकार को 21 तारीख की योजना पता चल गई तो रास बिहारी ने तारीख बदलकर 19 कर दी, लेकिन अंग्रेजों ने उसके पहले ही बैरक के सैनिकों पर धावा बोल दिया। फिरोजपुर बैरक में करीब 50 भारतीय सैनिक मारे गए। क्रांतिकारी समूह भी उनकी मदद नहीं कर पाया। पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओडवायर के निर्देश पर लाहौर का एक एक घर खंगाला जा रहा था। यहाँ भी 12 क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया। मनीराम और विनायक राव कापड़े कलकत्ता से हथियारों का बड़ा जखीरा लाए थे, उससे भी जब्त कर लिया गया। और छिटपुट विद्रोह के बाद लगभग हर जगह गदर पार्टी का गदर दबा दिया गया। 100 से ज्यादा क्रांतिकारियों और सैनिकों को फांसी हुई और करीब 300 से ज्यादा को उम्र कैद। रासबिहारी के लिए अब भारत सुरक्षित नहीं रह गया था। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के संबंधी और असिस्टेंट राजा पीएन टैगोर के नाम से जापान की यात्रा की। तारीख थी 12 मई 1915, यानी आज ही के दिन। रासबिहारी ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया पोर्ट पर एक आखिरी बार अंग्रेजों की आंख में धूल झोंकी और हमेशा के लिए भारत छोड़कर चले गए। जापान गए तो जिस सोमा परिवार ने शरण दी थी, उन्हीं की बेकरी में दूसरे बावर्चियों के साथ काम करने लगे। सोमा दंपत्ति की बेटी तोशिको से शादी भी की। जापान रहने के दौरान भी वो जापानी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर देश की आज़ादी के लिए काम करते रहे। इसी दौरान उन्होंने न्यू एशिया नाम से एक अखबार भी शुरू किया। जापानी भाषा में कुल 16 किताबें भी लिखी। साल 1942 मार्च के महीने में टोक्यो में ही उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की नींव डाली, जिसे बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज के नाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने चलाया। भारत की आज़ादी से पहले साल 1945 में जापान में ही उनकी मौत भी हुई। मरणोपरांत जापान की सरकार ने रासबिहारी को जापान के तीसरे सर्वोच्च पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया। ये था तारीख का आज का एपिसोड। इसे लिखा था हमारे साथी शिवेंद्र गौरव ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।